चुड़ैल की शादी। उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 साल थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गांवों में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की भी शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी एम.ए. की पढ़ाई पूरी कर रहा था। ये घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीवी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। ये गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीवी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, उम्र लगभग 1 माह से कम ही, और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ 4 बजे सुबह उठ गई। गांवों में आजकल तो लोग पाखाना घर बनवाने लगे हैं, पर 10-12 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया दिशा मैदान हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 एक साथ घर से बाहर निकलती थीं। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पूर्व ही बम मुहूर्त में जगकर खेतों की ओर चली जाती थीं। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीवी पहली बार 4 बजे जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी, पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में लड़कोरी महिला जच्चा, जिसका बच्चा अभी 6 महीना तक का न हुआ हो, उसको अलवांती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए ये अलवांती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहां आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनके तकिया के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई और वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ ये कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल बेल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और न चाहते हुए भी उसने रमेश की बीवी पर अपना डेरा डाल दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से ही रमेश की बीवी का पीछा करती रही, पर अंततः उसने अपने आप को रोक नहीं पाए और ज्यों ही रमेश की बीवी घर पहुंची उस पर सवार हो गई। रमेश भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीवी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीवी को। उसको गुस्सा आया और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बीवी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अरे ये क्या! रमेश की बीवी ने तो रमेश के इस गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहां आ गईं और रमेश की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अरे ये क्या! रमेश का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत उसकी बीवी अपने से बड़ों के उस घर में आते ही पलंग पर से खड़ी हो जाती थी, वही बीवी आज उसके भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठे मुस्कुरा रही है। खैर, रमेश तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और वे हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वह अपने भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुलटी हरकतें कर रही है और आप हैं कि हंसे जा रही हैं। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही कि दादाजी को बुला लाइए, रमेश सब समझ गया और वह बाहर न जाकर अपनी बीबी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतने ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां एकत्र हो गई थीं और अगल बगल के घरों के भी कुछ नर नारी। अरे भाई, गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती, और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मजे ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द औरतों का जमावड़ा हो चुका था और रमेश ने भी सबको मना कर दिया कि यह खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
दरअसल वह अपने आप को लोगों की नजरों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वह तनकर अपनी बीबी के सामने बैठ गया और अपनी बीबी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। रमेश, कौन हो तुम? रमेश की बीबी कुछ न बोली, केवल मुस्कुराकर रह गई। रमेश ओझाओं की तरह फिर गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा न समझ, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। रमेश की बीबी फिर से मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तनकर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहां पाकर रमेश थोड़ा अकड़ेबाजों जैसा बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बातें कर। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूं, और उस पर भी बजरंग बली का भक्त। रमेश के इतना कहते ही उसकी बीबी चुड़ैल से पीड़ित थोड़ा सकपकाकर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल हूँ। अपने बीबी के मुख से इतना सुनते ही तो रमेश को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूंगा। वहां खड़े लोग कौतूहलपूर्वक रमेश और उसकी बीबी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। रमेश फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुमके पता नहीं कि यह एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है? रमेश की चुड़ैल पीड़ित बीबी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा। इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। यह इस हालत में अकेले बाहर गई क्यों? खैर, अब मैं जा रही हूँ। मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। रमेश अपने बीबी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? डर गई न मुझसे? रमेश के इतना कहते ही फिर उसकी बीबी मुस्कुराए और बोली, तुमसे क्या डर? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे सहन नहीं हो रहा है। दरअसल बात ये थी कि रमेश के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांसदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेवनार आदि भी चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी जिसमें रमेश की बीबी रहती थी। चुड़ैल अपनी बीबी की बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा। जैसे हमारी एक बीबी है वैसे ही तुम एक और। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल हंसी और बोली, ये संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं। तू रहेगी जो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू है। और हाँ, ये भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वह धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देती हैं। हाँ, और एक बात, और वह धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे वहां उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरा और कहना आरंभ किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती हैं ये भी मुझे पता नहीं। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश फिर पूछा, खैर ये बताओ कि तुम इसके पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूँ। अब और मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वे आ रहे हैं। चुड़ैल के इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और रमेश को डांटा, रमेश, ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बनाकर रखे हो? रमेश कुछ बोले इससे पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीबी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर से उतरकर नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। रमेश ने एक दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाला और मन ही मन बुदबुदाया, आपको अभी आना था, सब खेल बिगाड़ दिए।
आधे घंटे बाद आते तो क्या बिगड़ जाता। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।